अभी आ रही सबको आवाज? यस सर। ओके चलो तो ओके चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ लिया था और ट्रांजिस्टर के कुछ क्वेश्चंस भी कर दिए थे, तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के अब, ठीक है? ओके चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रांजिस्टर के, वहीं से स्टार्ट करते हैं पहले। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा क्या बात है, इसमें आवाज आ रही है आज? इनर ट्रांजिस्टर पहला क्वेश्चन है ये, बेस इज मेड थिन एंड डोप्ड विद little impurities. Why? तो बेस को थिन क्यों बनाते हैं, उसको कम डोपिंग क्यों करते हैं उसका? ठीक है, तो आपको पता है कि जो करंट आता है वो एमिटर से निकलता है, बेस मेजॉरिटी कैरियर, और बेस से होते हुए कलेक्टर में जाते हैं। तो आप चाहते हैं कलेक्टर में ज्यादा जाए, आप चाहते हैं कि यहाँ से जो जा रहा है कि ज्यादा करंट यहाँ पहुंचे, ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पहुंचे, इसलिए हम बेस को थिन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो सो दैट मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं फ्रॉम एमिटर to collector reaches in large number so that collector current is high and IB is low. ठीक है, to give more current gain, to give more current gain. आपको पता है इनपुट करंट हमारा और आउटपुट करंट जो होता है आईसी और आईबी होते हैं, तो मोर करंट गेन हमें मिल सकता है अगर हमारा ऐसा कुछ बना। ठीक है, जैसे 5% हुआ और ये 95% हुआ तो 19 का करंट गेन हो सकता है, 19 गुना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आज के सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जो कि बोर्ड के हैं, है ना? मैं भी कॉम्पिटिशन वाले नहीं करा रहा, ये बोर्ड के चैप्टर वैसे भी आपका मेनली में तो आएगा खैर, लेकिन नीट और जेई में तो करते हैं क्योंकि बोर्ड की भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन है,
सर मतलब थ्योरी वाले हैं ज़्यादा? हाँ, पहले थ्योरी वाले हैं, फिर उसके बाद एक 3 टॉपिक और करने में आज, उनकी भी फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये थ्योरी वाले हैं सारे। जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे, तो उसमें अलग क्वेश्चन आएंगे कुछ। इफ द बेस रीजन, ये जरूरी है एक्चुअली, आपको ना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इसका। इफ द बेस रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेड लार्ज, ये थिन होता है ना, अगर लार्ज होगा एज कंपेयर टू, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू यूजुअल ट्रांजिस्टर, हाउ डज इट अफेक्ट, पहला द कलेक्टर करंट, एंड सेकंड है करंट गेन। ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अगर आप लार्ज करोगे तो क्या होगा, तो करंट, कलेक्टर करंट तो कम हो जाएगा, हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपका ये बेस आपने थिक कर दिया, बीच वाला बेस, तो कम पहुंचेंगे यहाँ पे, आपके एमीटर से जो मेजॉरिटी करंट निकलेंगे, तो कलेक्टर करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रीजन आपको क्लियर ही है, मैं केवल लिख देता हूँ, डिक्रीज हो जाएगा। एंड करंट गेन भी जो है कम हो जाएगा आपको, ठीक है, आपका करंट गेन भी कम हो जाएगा। तो करंट गेन ऑल्सो रिड्यूस, सीधे आंसर लिख दूँ, रिड्यूसेस। तो रीजन आपको बता चुका मैं क्यों ऐसा होगा, ठीक है, ये भी क्लियर है सबको। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना सबको? ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू टेस्ट इसको, आपके सिलेबस से थोड़ा अलग चीज है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। हाउ विल यू टेस्ट इन अ सिंपल वे whether a transistor is spoiled or in working order। कैसे आप पता लगाओगे कि वो स्पॉइल तो नहीं हो गया जो वर्किंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखो, अगर आपको कोई ट्रांजिस्टर स्पॉइल हो जाएगा तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल ट्रांजिस्टर अगर है मान लो, तो इसका जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है इज लो, एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, स्पॉइल्ड में क्या होता है, स्पॉइल्ड में दोनों ही जो होते हैं ना वो लो होते हैं, दोनों ही लो होते हैं। तो अब इसको आप पता लगा के कि आप कितना करंट, आप वोल्टेज कितना लगा रहे हो, करंट कितना आ रहा है, उसको चेक करके आप पता लगा सकते हो कि ये आपका सही है या खराब है। अगला क्वेश्चन है, कैन 2 PN junction diodes placed back to back
work as a PNP ट्रांजिस्टर। अगर हम दोनों को रख दें केवल साथ में जोड़ के, तो क्या वो काम करेंगे? तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, केवल जोड़ने से काम नहीं चलेगा। बेस नहीं बन पाएगा ना कॉमन। हाँ, कॉमन बेस, एक तो उनका आपस में जो वो होगी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी पहले तो, और दूसरा क्या होगा आप जब तो बेस आपका थिन हो तो बेस थिन वाली चीज भी नहीं आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो आपका एक तो प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं होगी, और दूसरा आपका जो बेस है वो थिक होगा, और डोपिंग भी उसकी वो नहीं होगी प्रॉपर जो आपको डोपिंग चाहिए, तो मोर डोपिंग हो जाएगी उसकी, क्योंकि आपको कम चाहिए होती है डोपिंग। तो मैंने नॉर्मल डोपिंग होगी, तो नॉर्मल से आपको कम चाहिए होती है इसमें डोपिंग, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। क्लियर है ना? ओके, अगला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांस कंडक्टेंस of a transistor on what factor does it depend? आंसर है ट्रांसकंडक्टेंस, हमें लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है हमारा? इट इज चेंज इन कलेक्टर करंट बाय बेस करंट, IC बाय IB। कंडक्टेंस है ना, सॉरी, ये होगा आपका IC बाय चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, और ट्रांस है। ट्रांस मतलब एक आपका पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर है और एक आपका इनपुट पैरामीटर है, इसलिए तो ट्रांस कंडक्टेंस बोल रहे हैं। यार समझ में सबको? जी से नोट करते थे हम लोग ना, समझ में आई सबको बात? ट्रांस कंडक्टेंस लास्ट टाइम पढ़ा, ये क्लियर है सबको इतना? यस सर। ओके, अब इट डिपेंड किस पे करेगा ये कि आपका कितना चेंज होगा वोल्टेज करंट वो चेंज करने पे? तो ये डिपेंड करेगा कि आपका डोपिंग किस तरह का है ना। इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, कैसी है आपकी डोपिंग, कैसी है, थिन है या थिक है आपका जो बाकी है यहाँ पे एमिटर बेस वगैरह, ज्योमेट्री कैसी है, एंड डोपिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। उस पर डिपेंड करेगा कितना ये चेंज होगा। ठीक है, क्लियर? आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सारी पॉलिसीज है इन अ ट्रांजिस्टर, लाइक जैसे इन अ ट्रांजिस्टर डोपिंग लेवल in base is increased slightly, how will it affect? ये तो कई लोग हैं, कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। पहला बोला कलेक्टर करंट, सेकंड है बेस करंट। तो क्या होगा कलेक्टर करंट?
अगर डोपिंग हम बढ़ा दें, कलेक्टर करंट डिक्रीज और बेस करंट इंक्रीज होगा। कलेक्टर करंट डिक्रीज हो जाएगा और बेस करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपके जो होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे आपके जो मेजोरिटी कैरियर होंगे और वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो बेस करंट बढ़ जाएगा अगर आप यहाँ पे डोपिंग बढ़ा दोगे तो। और ये वाला जो है कम पहुंचनी है यहाँ पे, तो कलेक्टर करंट घट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कैन वी इंटरचेंज एमिटर एंड collector of a transistor? Explain. Can we interchange the emitter and collector of a transistor? Explain. मैंने उल्टा अगर उसे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? मैंने एक्सप्लेन कर, मैंने आप कर सकते हो नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसकी डोपिंग अलग होती है, क्योंकि आपको क्या होता है, जो एमिटर होता है वो हेवीली डोप्ड होता है और आपका जो कलेक्टर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो नॉर्मल डोपिंग होती है इसकी। ठीक है, तो इसलिए हम इनको आपस में, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप जब इनकी बाइसिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर forward bias voltage is always low as compared to reverse bias voltage. फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो रिवर्स जो है उससे कम होती है, ऐसे क्यों होता है ये मैं एक्सप्लेन करना है ना। हमें उसे फॉरवर्ड बायसिंग करानी होती है मीटर वाले को, उसको रिवर्स करानी होती है, तो एक तो रीजन ये है। तो आपको पता है कि आपका जो एमिटर बेस होता है उसको हम फॉरवर्ड बायस कराते हैं और बेस कलेक्टर वाले को रिवर्स बायस है ना। ये जो जंक्शन होता है उसको रिवर्स बायस कराते हैं। और उसमें ज़्यादा वोल्टेज क्यों हम लेते हैं, मतलब फॉरवर्ड के लिए कम क्यों लेते हैं और इसके लिए ज़्यादा क्यों लेते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम if we take high voltage support, if we take high forward voltage, forward bias voltage, तो क्या होगा, आपको जो एमिटर एक्चुअली काफी हेवीली डोप्ड है, तो क्या होगा कि आपके बहुत सारे जो हैं कैरियर पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करेंगे और उससे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है।
toward the collector with large velocity and hence high heat is produced. ठीक है, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को हाई लेंगे माने उससे फायदा क्या होगा, तो हम हाई लेते ही हैं, उससे फायदा क्या होता है, ये जो है फिर अगर आप हाई लोगे तो ये आराम से जो है जो मेजॉरिटी कैरियर आ रहे हैं उनको स्वैप कर लेगा। इजीली एंड यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, एक चीज और है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक वगैरह नहीं होते हैं, ये मेजॉरिटी कैरियर जो हो रहे हैं वो यहाँ से ब्रेक होके आ रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होना इधर इस साइड को कलेक्टर वाले, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अंटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा वोल्टेज ना कर दें और बिल्कुल ब्रेकडाउन वाली कंडीशन में आ जाए। मोर ओवर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डज नॉट टेक प्लेस हियर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हाई रखना कि आराम से हम स्वैप कर लें उसे और यहाँ से निकल जाए वो। ठीक है, तो ये रीजन है। अगला क्वेश्चन है, क्लियर है सबको, ये कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? सर एक बार पिछले स्लाइड कर दीजिए। ऐसे एक फैक्टर ये दूसरा कर देते हैं तो मैं तो समझ रहा हूं हमारे ये करने के सारे किस बात से नहीं समझ नहीं तो समय बहुत है तो हम क्या मोदी गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना काम तो हो गया सर। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी क्वेश्चन में? तो जितना हमारे काम करना याद कर लो बस, बाकी तो खैर आप हायर क्लास में जो इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे वो क्लियर होगा और ज़्यादा ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आप लोगों ने पढ़ा था, रेक्टिफायर क्वेश्चन नंबर 26 जो आपने पढ़ा था। रेक्टिफायर यहाँ पे जो होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, है ना। तो हम यहाँ पे डायोड वगैरह हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े थे। तो ट्रांजिस्टर को क्या हम ऐसा यूज कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर? ठीक है, तो रीजन क्या है इसका क्यों नहीं कर सकते? तो आपने देखा था डायोड आप लोग यूज करते हो, है ना। डायोड में क्या होता है कि फॉरवर्ड वो जो है कम होता है आपका रेजिस्टेंस और बैकवर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा या कम होता है काफी, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि दोनों रीजन लगभग बराबरली डोप्ड होते हैं, तो ये काफी अच्छे एक लेयर बनाते हैं। पीएन जो आपके जंक्शन बनता है बीच में, डोपिंग लेयर जो बनती है,
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी ये 3 पार्ट हैं। अब ये बहुत लाइटली डोप्ड है। अब जब ये लाइटली डोप्ड है तो आपने पढ़ा था जब डोपिंग कम होती है तो लेयर भी पतली बनती है, तो ये उतनी स्ट्रॉन्ग लेयर नहीं बनाएगा डोपिंग लेयर। तो आपका क्या होगा कि जब आप वो करोगे, बैकवर्ड बायसिंग करोगे, तो उस टाइम पर उतना रेजिस्टेंस नहीं आएगा उसका जितना आपको चाहिए उसको रोकने के लिए, ताकि एक तरफ को ही वो चले करंट, है ना। क्योंकि रेक्टिफायर में देखा डायोड में एक तरफ को करंट चलता है, एक तरफ को नहीं चलता। तो ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम आएगी कि डोपिंग के कारण जो है ये ढंग से काम नहीं करेगा। तो रीजन क्या है इसका कि बिकॉज बेस इज थिन एंड लाइटली डोप, बिकॉज बेस इज थिन and lightly doped, hence आपका बोल सकते हो कि एमिटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शन does not work as proper diode when जिनको बायसिंग की जाती है। बायसिंग तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे, आप करंट फ्लो होता है, मतलब आपका साइकिल जो फ्लो होता है पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल उस पर लगाया जाता है। Negative half cycle of AC current is applied on it। ठीक है, तो मैंने उसके काम का नहीं था, आपको अलग से बनाना पड़ेगा, वो इससे काम नहीं चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन है लास्ट कि इस पार्ट का लास्ट मतलब अगला क्वेश्चन है कि इफ एमिटर एंड बेस ऑफ, अच्छा ये बताओ कि हम एनपीएन प्रेफर करते हैं पीएनपीएन, आपको बता देते ना। अगर हमें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर लेना, कौन सा प्रेफर करोगे? एनपीएन, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करते हैं, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए एनपीएन को प्रेफर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन था यहाँ पे एक बीच में, तो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है कि इफ द एमिटर, सर अगर एनपीएन ज़्यादा बेटर होता है तो पीएनपी क्यों यूज़ करते हैं? ऐसे कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कहीं पे होती होगी जो पीएनपी यहाँ पे यूज़ करना, मैंने वो नहीं कर पाते होंगे, पीएनपी करना पड़ता होगा। आजकल जो प्रेफर करते हैं एनपी नहीं करते हैं, ज़्यादा जगह पे आपको करंट गेन वगैरह चाहिए होता है। आपको कोई अगर और रिक्वायरमेंट स्पेशल कुछ हो ऐसे ही तो हो सकता है कहीं पे जरूरत होती हो। इफ अ एमिटर एंड बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, जैसे किताब में क्वेश्चन देखेंगे सबने एनपीएन लिखा है ज्यादातर में। इफ द एमिटर एंड बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे भी सर ऐसे तो पी टाइप को भी कम यूज करते होंगे, पी टाइप को कम यूज करते होंगे, पीएनपी को कम यूज करते हैं, मतलब हाँ इस वाले को नहीं सर पीएनपी नहीं, मैं सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब आप सेमीकंडक्टर वाले डायोड यूज करोगे या वो यूज करोगे ना, क्या नाम बोलते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करोगे ना, ऐसे तो वहाँ पे प्रेफर वही करते हैं। डायोड में तो दोनों ही होते हैं, पी और एन, यहाँ पे भी दोनों ही होते हैं, पी और एन। लेकिन जहाँ पे अगर केवल ऐसी कंडीशन आएगी कि एन वाला करें या पी वाला करें, वहाँ पे ऑब्वियसली एन वाला करेंगे, ठीक है। तो if the emitter of the emitter and base of a NPN transistor have same doping, तो अब भी क्वेश्चन है, same doping and concentration, explain how will collector and base current be affected। एक्चुअली इसमें जो एनपीएन आप बोलो ना, एनपीएन में एक चीज और है कि
इसका रिस्पॉन्स रेट फास्ट होता होगा। तो जहाँ पे आपके हाई लेवल की होती हैं चीज़ें, जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन है बहुत तेज़ी से चेंज होनी है, तो वहाँ पे एनपीएन प्रेफर होगा। पीएनपी हो सकता है एक्सपेरिमेंटल उसमें हो या समथिंग, कोई और रिक्वायरमेंट ऐसी हो जहाँ पे आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मान लो चाहिए आपको मेजोरिटी कैरियर, तो हो सकता है। चलो, तो अगर हम एमिटर और बेस दोनों का जो है सेम डोपिंग कर दें, तो एक्सप्लेन हाउ द कलेक्टर एंड बेस करंट विल बी अफेक्टेड। तो अभी आप देख ही चुके ऑलरेडी, क्या होगा इस केस में, बेस करंट का क्या होगा। बेस करंट इंक्रीज हो जाएगा और कलेक्टर करंट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वही रीजन है कि आपके जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे यहाँ पे आके मोर एंड मोर, तो आपका बेस करंट बढ़ जाएगा और ये करंट कलेक्टर करंट कम हो जाएगा। तो ये दोबारा सेम क्वेश्चन था लगभग। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सर एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तो। हाँ, मैंने एक अलग अलग टाइप सेग्रीगेट कर लिए थे, 3 टाइप के थे यहाँ पे, ताकि आपको एक टाइप क्लियर हो जाए ढंग से कि उसमें होता क्या है। मैं बीच में कराऊंगा तो फिर आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अब कि व्हाट विल हैपन, बोर्ड में आप देखोगे तो बोर्ड में या बोर्ड की किताब देखोगे तो बनता को खैर कितने क्वेश्चन कराए होंगे, 15 कराए होंगे, उसी के उन्होंने 60 क्वेश्चन बना रखे होंगे, ये 70 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना रखे होंगे। यस सर। तो मैंने आपको सारी टाइप करा दी ना, मैंने जो 4 क्वेश्चन थे, मुझे एक टाइप के 4 क्वेश्चन थे, मैंने एक ले लिया। व्हाट विल हैपन इफ एमिटर बी रिवर्स बायस्ड and collector be forward biased in a transistor। अगर हम उल्टा कर दें तो क्या होगा। तो ये लगभग वही क्वेश्चन हो गया कि अगर हम एमिटर को कलेक्टर बना दें, कलेक्टर को एमिटर बना दें तो क्या होगा, लगभग ऐसे कुछ हो गया है ना। उसको मैंने फॉरवर्ड बायस कर दूं, उसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका एमिटर जो है वो कलेक्टर बन जाएगा, अब कलेक्टर जो है एमिटर बन जाएगा। अब आपको पता है कि कलेक्टर की जो डोपिंग होती है कम होती है, अगर डोपिंग लेस होगी तो क्या होगा, फिर कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। मैंने आपके जो बाइसिंग करोगे इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग, तो कम इलेक्ट्रॉन वो पास करेंगे आपके, और आगे भी कम करंट जाएगा। और फिर इससे क्या होगा, आपको लो एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। आपका जो एम्प्लीफिकेशन होगा वो कम हो जाएगा। What will happen if both emitter and collector are reverse biased। अगर emitter को भी reverse bias कर दें, collector तो होता ही है, करंट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में तो बहुत कम करंट होता है। आंसर, नो करंट विल फ्लो। अगला क्वेश्चन है कि दोनों को अगर फॉरवर्ड बायस कर दें तो क्या होगा।
if emitter as well as collector in a transistor are forward bias. What will happen if emitter as well as collector is forward bias? अगर दोनों को forward bias करें तो emitter तो होता ही है, कलेक्टर को भी अगर फॉरवर्ड बायस कर दो तो क्या होगा? कलेक्टर से कलेक्टर क्या होगा कलेक्टर पे? पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा IC 0 से। हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो ये है यहाँ से भी इधर को आएंगे आपके मेजॉरिटी कैरियर और यहाँ से भी इधर को आएंगे, तो आप जो चाहते हो वो चीज होगी नहीं आपको जो आपको चाहिए। तो इस केस में मेजॉरिटी कैरियर विल फ्लो फ्रॉम बोथ साइड टू द बेस। मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम both sides will move toward base and it will behave. ये कैसे बिहेव करेगा? लाइक डायोड हो गया तो एक तरह का ना, लाइक टू डायोड्स हो गया एक तरह का ना, टू डायोड विद कॉमन बेस, जिनका बेस कॉमन है। सो आपका जो पर्पस है ट्रांजिस्टर का, विल बी डिफीटेड। आप जो चाहते हो गेन करना वो सब करना, वो सब आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर इज करंट ऑपरेटेड डिवाइस या करंट कंट्रोल डिवाइस बोल सकते हैं। एक्सप्लेन, माने वोल्टेज कंट्रोल की जगह कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस है, एक्सप्लेन करें, है ना। तो रीजन है इसका, आपको पता है कि आई एमिटर जो होता है वो आई बेस प्लस आई कलेक्टर होता है। तो हियर वी कैन से कि जो एमिटर करंट होता है वो कंट्रोल करता है, एमिटर करंट कंट्रोल, एमिटर कंट्रोल ये वी कैन से कि हमें एक्चुअली उसमें कंपेयर करना है ना आउटपुट और इनपुट में। तो अगर हम एमिटर करंट को फिक्स रखें तो कलेक्टर करंट जो होता है उसको इनपुट करंट वो करता है डोमिनेट। इनपुट करंट कौन सा होता है? बेस। तो वी कैन राइट हियर, एक मिनट मिटा देता हूँ, हियर here for given emitter current IC, this is output current, is controlled by IB, which is input current, ठीक है। तो ये जो होता है मेनली आपके बेस करंट पे डिपेंड करता है।
बेस वोल्टेज की जगह पे बेस करंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो करंट गेन वगैरह आपके जो होते हैं वो आपके सारे स्पेक्टर पर डिपेंड करते हैं। सो change in collector current IC is related to IB and not to base voltage change। तो मेनली उस पर डिपेंड करता है आपका करंट कितना होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का है बोर्ड का। सर इस चैप्टर से सीबीएसई में थ्योरी ज्यादा आती है क्या? हाँ, थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसकी काफी। इफ ओनली वन ऑफ द सर्किट, एक्चुअली न्यूमेरिकल ज्यादा वैसे नहीं होते हैं, बनते नहीं ज्यादा सीबीएसई के लेवल पे, कम बनते हैं। न्यूमेरिकल हम करेंगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अगली एक क्लास हमें चाहिए न्यूमेरिकल, जो पिछले कुछ हमने किए थे, तो कुछ और न्यूमेरिकल भी बाकी हैं, उनको हम अगले दिन करेंगे। आज हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे पहले। इफ ओनली वन ऑफ द सर्किट given below the lamp L lights which circuit, दो सर्किट दिए हुए आपको ड्रॉ करता हूँ, which circuit is it, give reason for your answer। दो सर्किट बना दी मैंने। पहले सर्किट में ऐसे ये बल्ब है, ये आपका सर्किट ए है। ये दो सर्किट हैं आपके, बताओ किसमें बल्ब जलेगा? एक फर्क क्या है दोनों में कि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगा हुआ है और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है, ये फर्क है बस। ट्रांजिस्टर किस टाइप का है? पहले ट्रांजिस्टर दिख रहा है आपको? सेकंड वाले में करेगा। सेकंड वाला पहले ट्रांजिस्टर किस टाइप का है? सब लोग बताएंगे एक बार, ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है? पीएनपी, ये एनपीएन है, एनपीएन है। ओके ठीक है, ये सबको आगे होगा याद, एनपीएन होगा, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग होती है एमीटर में। फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो करंट
अंदर को जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर को आएंगे। तो ये ऐसे दिखा रखा तो NPN होगा, ये N हो गया। इतना क्लियर है सबको? ये NPN है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा B क्यों होगा बताओ? आप कह रहे B होगा, क्यों होगा B? फिर ये फॉरवर्ड बायस है ना, तो सर कलेक्टर करंट नहीं फ्लो करेगा तो लैंप से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो वो लाइट नहीं करेगा। कौन से केस में फॉरवर्ड बायस है? B केस में? सर फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में ग्लो नहीं करेगा। फर्स्ट वाले में फॉरवर्ड बायस कौन सा सर्किट है? सर यहाँ से कोई IC 0 होगा इस केस में। IC 0 होगा, ऐसा क्यों? यस, तो फॉरवर्ड बायस है ना कलेक्टर और बेस। कलेक्टर फॉरवर्ड बायस है? कैसे फॉरवर्ड बायस कैसे है? ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है। कौन सा कलेक्टर फॉरवर्ड बायस है? कलेक्टर? नहीं सर, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस है ना, NPN है ना ये। यस, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बायस है। अब बताओ क्या आंसर होगा? ये ग्लो करना चाहिए था, है ना। तो ये नॉर्मल एम्पलीफायर है, यहाँ पे देख रहे हो ये चीज आपकी रिवर्स बायस हो रही है और ये फॉरवर्ड बायस है। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है N, तो ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है एमिटर रीजन, और ये रिवर्स बायस हो रहा है जो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे प्लस वाला N से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस कर दे रहे हो आप इसको, तो और ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा, करंट फ्लो कम करेगा बहुत। तो जो बल्ब होगा कहाँ पे लाइट करेगा? ए में करेगा, नहीं करेगा? यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल जो बाइसिंग आप करते हो वैसी बाइसिंग हो रही है। आप एमिटर को फॉरवर्ड करते हो तो फॉरवर्ड हो रही है, बेस और कलेक्टर को रिवर्स करते हो तो रिवर्स हो रही है। उस वाले केस में उल्टा हो रहा है। क्लियर हुआ सबको ये? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार और बता दीजिए भाई। जो NPN जंक्शन आप जब कोई भी आप वो लगाते हो ट्रांजिस्टर, आप कैसी बाइसिंग करते हो? यहाँ पे कौन सी बाइसिंग करते हो इस जंक्शन पे? फॉरवर्ड करते हो ना एमिटर और बेस में। तो यहाँ पे N है, ये तो फॉरवर्ड करने के लिए क्या कनेक्ट करना पड़ेगा आपको? नेगेटिव या पॉजिटिव? बैटरी नेगेटिव लगानी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बायस होंगे। यहाँ पे N है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसमें ज्यादा एक्सेस, तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा इसको फूक करने के लिए। अच्छा, अब इधर वाले को क्या करना पड़ता है हमें? ऊपर वाले को रिवर्स बायस, जो आपका कलेक्टर वाला रीजन होता है। यस सर। तो रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव वाला पार्ट लगाना पड़ेगा बैटरी का, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये नॉर्मल जैसे ट्रांजिस्टर यूज होता है वैसे आपने यूज किया, अगर आपने ऐसे किया तो ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, काफी ज्यादा करंट गेन वगैरह मिलेगा आपको, तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो ये केस कहाँ हो रहा है? ए में हो रहा है, बी में हो रहा है? ए में हो रहा है ना। तो ए में आपको करंट गेन वगैरह बढ़िया मिलेगा, तो आपका जो करंट बल्ब है वो ज्यादा जलेगा, आपका बी वाले में कम जलेगा, बहुत ही कम होगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, यस। ओके, क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, एक और क्वेश्चन है ऐसे ही लगभग, देखो इसको कर पाते हो। ये भी CBSE का है, 2013 का लिखा है। इन अ सर्किट shown the voltmeter V is connected across lamp L. What changes would occur if occur at lamp, at lamp L and
voltmeter if the resistance R is reduced. ये लैंप होगा मोस्ट प्रोबेबली और ये आपकी बैटरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर बी इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, तो ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है यहाँ पे। व्हाट चेंज वुड अकर इन द लैंप एंड द वोल्ट मीटर, लैंप ज़्यादा चलेगा या कम जलेगा और वोल्ट मीटर की रीडिंग घटेगी या बढ़ेगी अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, इस रेजिस्टेंस को अगर कम कर देते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर आएगा। रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, आई बेस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है आई बेस यहाँ पे इनपुट करंट होता है, तो इनपुट करंट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आईसी पे क्या फर्क पड़ेगा? आउटपुट करंट पे आईसी भी इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। तो बल्ब है ना बढ़ जाएगा, तो बल्ब क्या होगा फिर, ज्यादा ग्लो करेगा। तो अगर बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा तो यानी करंट ज्यादा हो जाएगा, तो करंट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ग्लो करेगा। और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। एंड वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज। दोनों अगर आईसी बढ़ेंगे दोनों चीजें होंगी कि आपका बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। एक एंड वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन आए थे, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस। ठीक है, ओके। तो अब आई थिंक आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। दो तीन छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे रह गए थे जो हमने भी नहीं किए थे, तो उनको कर लेते हैं फटाफट से। नोट कर लिया सबने, आगे चलें? यस सर। तो दो तीन जो टॉपिक आए थे छोटे छोटे वो हैं, एक तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। स्विच मतलब जो ऑन ऑफ करते हैं हम लोग, तो ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रांजिस्टर को आप किस वोल्टेज पे बायसिंग करते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा या नॉर्मल रहेगा।
तो मान लो ये ट्रांजिस्टर है, बेस जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो है, इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे एक बैटरी है जो कि इसको वोल्टेज देगी, इसको VBV बोलते हैं, वेरिएबल बैटरी है, जिसको हम चेंज करेंगे अलग अलग वोल्टेज पे और चेक करेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है एक्सपेरिमेंट में। ये जो है वोल्टेज होगी अक्रॉस VBE, अगर हम इसको मेजर करें तो बेस और एमिटर के बीच की वोल्टेज है। बेस करंट जो होगा वो IB होगा, यहाँ से आ रहा होगा, तो ये और ये IB है, घूम के यहाँ पहुँच रहा होगा। ये IE है, इसका दूसरा पार्ट जो है IC में जा रहा होगा, जो कि फाइनली यहाँ आ रहा होगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, अगेन वेरिएबल बैटरी, एंड आउटपुट वोल्टेज। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज VCE। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ IR इनके टर्म में क्या लिख सकते हैं, और जो बैटरी है उसकी वोल्टेज के टर्म में क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे किरचॉफ लॉ अगर हम लगाएं, पहले मान लो इस वाले सर्किट पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इस वाले पे इनपुट वाले पे, तो आई कैन राइट दैट VBB, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो प्लस VBB होगा, माइनस IBRB, एंड फिर आएगा VBE। इसको क्या लिखूँ, प्लस या माइनस, घूम के फिर वापस आ जाऊंगा, जीरो हो जाएगा। VBE, BE मतलब बेस, और ये तो मैं P से N की तरफ जा रहा हूँ। मैंने पिछले बताया था आपको कैसे कैसे होता है ना। अगर आपका जब PN होता है तो P वाले इधर चले जाते हैं मेजोरिटी, और N वाले इधर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इधर को होती है। तो अगर आप P से N की तरफ को जाओगे तो वोल्टेज क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी, तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, माइनस VE, राइट? क्लियर है सबको ये? यस सर। तो ये इक्वेशन बनी मेरी, राइट? अब VBB जो है वो आपकी जो है एक्चुअली इनपुट वोल्टेज है, तो इसको अलग लिख देता हूँ, VB इक्वल टू IBRB प्लस VBE, एंड दिस इज इनपुट वोल्टेज, तो VI लिख सकते हैं इसे, IBRB प्लस VB। तो ये मेरी इनपुट वोल्टेज का रिलेशन आ गया। अब ऐसे मैं आउटपुट वोल्टेज का निकाल लेता हूँ पहले। मेनली मुझे आउटपुट से ही मतलब रहेगा, तो देखता हूँ आउटपुट वोल्टेज का क्या रिलेशन आता है। आउटपुट वोल्टेज मेरी जो है वो ये है, तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाता हूँ। मान लो मैं ऐसे चलता हूँ, तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलो, ये है आपकी, इसको बोलेंगे VCC, कलेक्टर बैटरी है ये। तो पहले लिखूंगा क्या, माइनस VCC, फिर आया मैं इधर, अब क्या लिखूं यहाँ पे, मेरा ये आ गया। अब VCC क्या, मैं घूम के आऊँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। अब मुझे यहाँ इसके बीच में ये लिखनी है VCE, तो VCE क्या लिखूं, प्लस या माइनस?
सी से, सॉरी एमिटर से और कलेक्टर की तरफ जा रहा हूँ मैं। बाकी लोग क्या बोलते हो? जल्दी बताओ बाकी लोग, प्लस या माइनस? ये जब वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस, जब मैं लूंगा वोल्टेज यहाँ पे, क्या लिखूं? प्लस या माइनस? I am going from N to P and then again from P to N. प्लस लिख दूं? सर N to P पे प्लस। चलो प्लस लिख देता हूँ अगर आप बोल रहे हो तो। हमने क्या लिखा है? माइनस VCC प्लस VC और प्लस यहाँ पे करंट इधर को आ रहा है तो ICRC इधर को प्लस आ जाएगा, ICRC इक्वल टू 0। यहाँ से आपका VCE जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ गया VCC माइनस ICRC, तो V आउटपुट इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन आया है ना। पिछला वाला जो था वो इनपुट वोल्टेज का रिलेशन था। अब देखो यहाँ पे जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आपके होते हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में उसका अपना एक वोल्टेज होता है जंक्शन के अक्रॉस, जो कि लगभग 6 वोल्ट होता है, 0.6 वोल्ट हमने पढ़ा था ये, है ना। तो अगर आप उससे कम की बाइसिंग करोगे, इफ VI लेस देन 0.6, इनपुट की बाइसिंग उससे कम है, तो इनपुट में आप बाइसिंग ही नहीं कर रहे, यानी आप इनपुट करंट आपका होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मतलब वहाँ पे आउटपुट करंट भी नहीं होगा। ये बात समझ में आई सबको? यस। ठीक है, तो अगर इनपुट आपका इससे कम है तो बाइसिंग फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी आपकी उस एमिटर बेस्ड जंक्शन की। तो यहाँ पर कलेक्टर करंट 0 होगा। कलेक्टर करंट अगर 0 होगा तो VO कितना आएगा? ज़्यादा आएगा VO की वैल्यू, VCC आ जाएगी वैल्यू इस इक्वेशन से अगर आप देखें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेज। यहाँ पे अभी एमिटर की बाइसिंग नहीं हो रही, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेज। ठीक है, सेकंड है if VI is more than 0.6 but less than 1.0, तो इसमें क्या होगा? कलेक्टर करंट तो होगा, ऑब्वियसली आप देख चुके हो, है ना। और अगर आप इनपुट वो बढ़ाओगे वोल्टेज तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, ये आप देख चुके हो, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी। तो अगर आप V इनपुट बढ़ाएंगे तो IC बढ़ेगा, और अगर IC बढ़ेगा तो VO घटेगा इस इक्वेशन से। तो यहाँ तक जो है ये लीनियर वेरिएशन होता है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव स्टेज। तो ट्रांजिस्टर जो अभी तक हमने पढ़ा है सारा वो एक्टिव स्टेज ही पढ़ी है हमने। सर एक्टिव स्टेज क्यों बोलते हैं इसे? एक्टिव मतलब ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्स कर रहा है ना, उसको मतलब जब आप यहाँ चेंज कर रहे हो करंट तो वहाँ वोल्टेज चेंज हो रही है, या यहाँ वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो करंट चेंज हो रहा है, तो एक्टिव स्टेज है। इसके बाद सैचुरेशन आ जाएगी। जब पीछे तो कट ऑफ था, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इसके बाद आप जाओगे तो सैचुरेशन आ जाएगा। तो बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि ये आपस में लीनियरली वेरी करते हैं, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, इससे इसको एक्टिव बोलते हैं, ट्रांजिस्टर एक्टिव है।
सर अभी तक हमने एक्टिव ही पढ़ा है। हाँ, हमने जो पढ़ा है वो एक्टिव है। अब जब ये ज्यादा हो जाता है एक्चुअली 1.0 से, तो यहाँ पे नॉन लीनियर वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। वेरिएशन बिटवीन VI and VO is non-linear। ठीक है, and IC become maximum। ठीक है, आपने VI बढ़ा दिया काफी, IC become maximum and this implies that VO become zero। This is called as saturation stage। This is called as saturation state। इसका एक ग्राफ है, तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अरे इसका अगर ग्राफ आप V आउटपुट और V इनपुट का अगर ग्राफ प्लॉट करें आप, आपका जो ग्राफ होता है, ये पहले VO काफी हाई है, जब VI कम था तो करंट कम था तो VO काफी हाई था, उसके बाद ये लीनियरली घटा, ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ, है ना, लगभग लीनियर होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद फिर ये सैचुरेशन पे आ जाता है, लगभग 0 हो जाता है। तो उसमें 3 रीजन है। ठीक है, एक रीजन को हम बोलेंगे, ये वाला रीजन कट ऑफ रीजन था जो मैंने भी लिखा था। ये वाला रीजन सैचुरेशन रीजन, और ये वाला जो रीजन है ये एक्टिव रीजन है, यहां से लेकर यहां तक। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में करते हैं। अब जो ऑन ऑफ वाली बात चल रही थी एज अ स्विच, तो उसको ऑन और ऑफ कंडीशन में क्या मानते हैं, जो आपका कट ऑफ स्टेज है, रीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर ऑफ है, और इसको बोलते हैं हम ऑन स्टेज। तो अगर आपको ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज करना है तो हम उसे ऑफ और ऑन में यूज करेंगे, एक्टिव रीजन में यूज नहीं करेंगे, या हम ट्राई करेंगे ट्रांजिस्टर हम ऐसा बनाएं कि उसका एक्टिव रीजन बहुत छोटा हो, और या फिर वहाँ पे काम भी ना करें, मतलब ऐसा कुछ मैकेनिज्म आप बनाओगे या तो करंट ज़्यादा हो या बहुत कम हो। तो फॉर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, एज अ स्विच it is used either in cut-off region or in saturation region। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि इसमें ही काम करे बट एक्टिव रीजन में यूज ना करे। कट ऑफ रीजन नॉर्मली वैसे यूज। सर बोलो। सर कट ऑफ रीजन में स्विच ऑफ कैसे? ट्रांजिस्टर तो ऑफ है ना, मतलब आपका बायसिंग नहीं हो रही वहाँ पे, करंट फ्लो नहीं हो रहा था ना उसमें। यस सर। तो करंट फ्लो अगर नहीं हो रहा तो हम उसको ये मानेंगे नहीं, करंट 0 दिखाएगा वहाँ पे, तो इसलिए उस केस में आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम है। हाँ, अरे तो उसको कई बार ऐसा होता है ना, हम आउटपुट में माइनस कर देते हैं वहाँ पे, मैंने अपने अपोजिट लगा दी, मान लो बैटरी यहाँ पे, तो माइनस कर सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है कि करंट तो 0 होगा, मेनली तो करंट देखना है हमें। आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम मतलब ये नहीं कि आपका सर्किट चल रहा है, बंद भी हो सकता है उसका, मतलब डिपेंड करता है हमें कैसे कनेक्शन लगाएं। अभी आगे देखोगे, आगे वो पढ़ोगे लॉजिक गेट वगैरह तो समझोगे थोड़ा और।
तो नॉर्मली ट्रांजिस्टर जो यूज होता है वो कैसे यूज होता है? नॉर्मली वी यूज ट्रांजिस्टर एज, मैं यहाँ पे लिखता नहीं कंफ्यूज हो गई, नॉर्मली हम लोग एक्टिव रीजन में यूज करते हैं, वैसे तो हमने पढ़ा भी तक, ठीक है, लेकिन एज अ स्विच हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है ये? ओके। और यहाँ पे एक ग्राफ आपने लास्ट टाइम पे प्लॉट बनाया था ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट का आपने ग्राफ बनाया था, आपको ध्यान होगा आप लोगों ने ऐसा ग्राफ बनाया था। तो ये सारे ना यहाँ पे ग्राफ एक्चुअली जो बनते हैं, ये सारे ग्राफ एक साथ एक लाइन पे होते हैं यहाँ तक। जब हम आउटपुट और इनपुट को वो दिखाते हैं कट ऑफ रीजन वगैरह, तो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज है, तो इसमें 3 रीजन है। एक रीजन तो इसके स्तर पर है, एक रीजन इससे नीचे वाला है, और एक रीजन बीच वाला है। तो जो बीच वाला रीजन है ये वाला, इसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं। ये वाला हमारा क्या रीजन है? एक्टिव। ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में है, ठीक है। अगर आप इससे ये वाला रीजन देखोगे, ये वाला रीजन, तो इस रीजन को क्या बोलना चाहिए हमें? कट ऑफ। यहाँ पे कट ऑफ बोलना चाहिए कि आई भी 0 है आपका, इनपुट करंट 0 है तो आउटपुट करंट भी 0 होगा। इससे नीचे आई भी 0 है, आई सी भी 0 होगा, तो दिस इज नोन एज कट ऑफ रीजन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि कट ऑफ रीजन है। और इसके जो ये वाला रीजन है ऊपर वाला, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। इसको हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी वोल्टेज काफ़ी कम होती है, वीबी से भी कम होती है, तो दोनों आपके जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं। एंड यहाँ पे जो कलेक्टर करंट होता है वो आईवी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देख लेना। तो इसको हम ग्राफ से भी प्लॉट करके ऐसे दिखा सकते थे 3 रीजन को, लेकिन जो मेनली आपको ग्राफ पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है। कंपटीशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बोर्ड में भी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, अगला है हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। हम एम्पलीफायर में फीडबैक देते हैं, उसको पढ़ते हैं। फीडबैक का मतलब होता है कि जो आउटपुट आ रहा है उसका कुछ पार्ट इनपुट में डालना। आपने कहीं और पढ़ा है फीडबैक? एनवायरमेंटल में नहीं हो तो फीडबैक, उसमें आपने पता नहीं पढ़ा ही नहीं पढ़ा। जब वो पढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शायद इनपुट डालते हैं बाहर से, तो ऐसे होता है ना। कहीं और पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो। तो हमारी डिटेल में नहीं है, सर डिटेल में तो हायर क्लास में ही है। तो हमारे पास ये है कि जो आपका ये आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट में से हम
कुछ पार्ट जो होता है वो इनपुट में डाल देते हैं। तो जो ये आ रहा है आपका इनपुट, आउटपुट में से कुछ पार्ट निकाल के दोबारा हम इनपुट डाल देते हैं ऐसे। तो ये इससे स्टेबिलिटी फैक्टर वगैरह बढ़ता है इसका, और भी रीजन होते हैं। आपको कुछ नॉइज को कैंसिलेशन करनी होती है कई बार, वो सब यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फीडबैक एम्पलीफायर में, पोर्शन ऑफ आउटपुट is fed back as input, उसको हम बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, अब इसमें दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। उसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है उसको हम सेम फेज में, इनपुट के साथ सेम फेज में ही वो करते हैं, फीडबैक करते हैं। इन फेज विद इनपुट, और जो नेगेटिव होता है उसमें अपोजिट फेज में करते हैं। जैसे मान लो आपने वो देखा होगा स्टेडियम में जब क्रिकेट वगैरह होता है, क्रिकेट में माइक यूज करते हैं, तो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि माइक जब यूज करते थे तो शोर काफी आता था, क्योंकि बंद नहीं होते थे आपके चैम्बर वगैरह। तो शोर को आया मान लो, तो इनपुट में जो कमेंटेटर बोल रहा है वो आवाज भी जा रही है और शोर भी जा रहा है, तो क्या करते थे हम लोग, शोर को पकड़ के डिटेक्ट करके उसका नेगेटिव फीडबैक लगा देते थे अंदर, नेगेटिव करके। तो शोर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जो कमेंटेटर की आवाज होगी चली जाएगी। इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है। सर ये कब करते थे पहले? हाँ मेरे ख्याल से अब भी करते होंगे, लेकिन अब तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, अब तो काफी बंद वो होते हैं कैबिन वगैरह। यस सर। तो मैंने अभी यूज करते होंगे और जगह करते होंगे, लेकिन क्रिकेट में मैंने हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग यूज, तो इसलिए मुझे याद है। इफ जो है पोर्शन ऑफ आउटपुट एक्चुअली हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होता है एक, मैंने सबको पढ़ना, एक्चुअली इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक कंप्यूटर साइंस का, क्या कोई भी इंजीनियरिंग हो आपकी, एक इलेक्ट्रिकल का, एक उसको सबको सब पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो प्रोफेसर ने जब पढ़ाया था उन्होंने बताया कि ऐसे करते हैं। पोर्शन ऑफ सर हर ईयर में एक सेमेस्टर में एक होता है, मतलब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया, सेकंड में एक इलेक्ट्रिकल का आ गया, थर्ड में एक मैकेनिकल का आ गया, ऐसा चलता रहता है। सर वो खुद से देंगे या हमारी मर्जी है कौन सा लेना है? नहीं, वो ज्यादातर आपको खुद ही देते हैं, मैंने फिक्स होता है यही लेना है आपको। ज्यादातर इंजीनियरिंग में ऐसी होता है, बायोटेक में होता है। एनवायरमेंटल जो हमारे बायोटेक का एनवायरमेंटल थी हमारे में, डीसी में बायोटेक तो उस टाइम पे नहीं थी, शायद हमारे टाइम पे एनवायरमेंटल थी। एनवायरमेंटल वालों को सारे पढ़ने पड़ते थे, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के। हमारी तो सिविल थी तो हमें पढ़ने पड़ते थे सारे। ठीक है, एक पोस्ट आई थिंक हो सकता है आईटी वालों को पता नहीं, आई डोंट नो, उनको शायद आईटी वालों का मैकेनिकल तो था, बाकी नहीं पता मुझे क्या कहते हैं। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, थोड़ा बहुत वेरी करता है, बाकी होता है। डीटी में था, आईआईटी में भी है। एक पोर्शन ऑफ आउटपुट is fed back in opposite phase. With input. तो ये कैंसिलेशन वाला जो है ना, वो आप वो कर सकते हो। ठीक है,
यस सर। तो इसमें ये फीडबैक है, तो फीडबैक जो होता है ओवरऑल गेन इसमें टर्म होती है। ओवरऑल गेन यानी करंट गेन क्या होगा इसमें। इक्वल टू ए एफ बी जो होता है वो होता है ए बाई 1 माइनस ए बीटा। अब ये सब लिखने का क्या है, ये होता है जब पॉजिटिव फीडबैक हो। और यहाँ प्लस आ जाता है अगर नेगेटिव फीडबैक हो। यहाँ पे बीटा जो है, ए क्या है पहले, ए जो है आपका हम वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन एक्चुअली वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। बीटा इज फीडबैक फैक्टर और ए इंटू बीटा को बोलते हैं लूप गेन। लूप गेन, ठीक है। तो अगर हमारा ए बीटा 1 हो जाए, दिस इम्प्लाई दैट ए एफ बी इनफाइनाइट। ये होता है आपका विदाउट इनपुट आपका आउटपुट आ रहा है, मतलब तो इस एक तरह का वो हो सकता है ऑसिलेशन टाइप का, जब ऑसिलेशन होता है। विदाउट इनपुट आउटपुट, विदाउट इनपुट बोल सकते हैं, आउटपुट विदाउट इनपुट, दिस इज ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर में ऐसा होता है, ठीक है। तो सेल्फ सस्टेन टाइप का एक मैकेनिज्म हो जाएगा, तो ये होता है। और इसको हम बोलते हैं ए बी इक्वल टू 1 की जो कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं क्राइटेशन। लेकिन हमारे सिलेबस में पूछते तो नहीं ज़्यादा फॉर ऑसिलेशन। तो क्राइटेरिया जो है ए बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर फीडबैक। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पलीफायर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पलीफायर, तो ये एक्चुअली छोटा सा ग्राफ है कि अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो हमें फ्रीक्वेंसी करंट वारंट के लिए उसको अगर आप अलग अलग चेंज करें तो आपको जो वोल्टेज गेन है, एवी के यहाँ पे वोल्टेज गेन, इसका ग्राफ बनाए तो जो रिस्पॉन्स आता है आपका ज़्यादा आता है, यहाँ पे कम आता है, बीच में ज़्यादा आता है मीडियम रेंज में, और फिर कम हो जाता है। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बनेगा, वेट, ऐसे कॉन्वेक्स होना चाहिए, ऐसा बनेगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे कम वोल्टेज गेन दिखाता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है और ये लो फ्रीक्वेंसी है और ये मीडियम है।
ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज गेन है वो लो है फॉर लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज और हाई है मिड फ्रीक्वेंसी। तो हम एम्पलीफायर को जो एक उसकी देखेंगे कौन से उसका कहाँ पे अच्छा वो आ रहा है रिस्पॉन्स, वो फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करेंगे। राइट, क्लियर है? यस सर। ओके, एक और छोटा सा ये लिख लो ये भी। सर ये वाला पार्ट मेंस में भी आता है? ये वाला पार्ट मैंने ये दोनों चीजें तो अभी तक मैंने नहीं देखी आती है, लेकिन बाकी चीजें आती हैं इससे पहले वाली। ट्रांजिस्टर तक ही आता है ना वैसे मेंस में? हाँ, ट्रांजिस्टर तक ही है अभी। और लॉजिक गेट? हाँ, मैंने ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट है जो एक दो टॉपिक है किनारा वाले साइड वाले, ये अभी तक नहीं आए मेंस में, लेकिन बोर्ड्स में है पर। बोर्ड में तो ट्रांजिस्टर भी हटा रखा था पिछली बार, तो पता नहीं इस बार क्या रखते हैं, अभी पता चलेगा सिलेबस। ओके सर। इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्पलीफायर, ऑप एम्प बोलते थे, क्वेश्चन नहीं सॉरी। फॉर एक्चुअली एक बार कंपटीशन में पूछा गया है, आई डोंट रिमेंबर कि नीट में पूछा गया, लेकिन आई थिंक स्टेट या नीट में भी शायद पूछा गया है, या फिर स्टेट की मेडिकल कॉलेज उसमें पूछा गया है, तो ये इसलिए लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर ऑप इनवर्टिंग। ये उसका किसी स्टेट के सिलेबस में रहा हो पहले, इसलिए पूछा गया है एम्पलीफायर। इसमें बस ये पूछा है आपसे कि ए बी जो होता है कितना होता है, ए बी जो वोल्टेज गेन है वी ओ बाई वी आई, उसकी जो वैल्यू आती है माइनस आर एफ बाई आर आई आती है, एंड नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे कि आउट ऑफ फेज है वोल्टेज। नेगेटिव साइन shows that VO is out of phase with input voltage। ठीक है, तो VO जो है वो आउट ऑफ फेज है विद इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब इस पोर्शन का एक लास्ट टॉपिक है, वो भी कर ही लेते हैं, मेरे ख्याल टाइम तो हो गया, 5 मिनट और ले लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा तो लॉजिक गेट कर लेंगे ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी है ना, वो भी कर लेते हैं। यस सर, कर लेते हैं। वो है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। मीन्स जो ट्रांजिस्टर होता है तो ये कैन जनरेट अल्टरनेटिंग voltage of high frequency and constant current amplitude। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो है यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे डीसी सोर्स आपको यूज करना पड़ता है, उससे आप ये कर सकते हो। अब लेकिन कांस्टेंट यूजुअली होता नहीं है, यूजुअली डैम्प्ड हो जाता है, मैंने ऐसे होना चाहिए इसको कांस्टेंट वाला, लेकिन डैम्प्ड हो जाता है। इस डैम्पिंग को बचाने के लिए हम फीडबैक का यूज करते हैं, यूजुअली डैम्प होता है, तो हम फीडबैक इसमें डालेंगे तो तब इसको सस्टेन कर सकते हैं, तो उसमें फीडबैक वगैरह यूज करते हैं, अलग चीज़ें तो उसके बारे में पूछता नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक सर्किट यूज होता है, इसका नाम बोलते हैं टैंक सर्किट।
इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज होता है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है जो आपने ऑसिलेशन में पढ़ी थी, 2π√LC। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आती है। अब ये काम कैसे करता है उसका डायग्राम देखते हैं एक बार। इतना लिख लो, फिर अगले पेज पर डायग्राम बनाते हैं। हो गया सर। अब दोस्तों सर्किट डायग्राम क्या है? यहाँ पे भी एक इंडक्टर लगा हुआ है और उसके पैरेलल में कैपेसिटर होता है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा दोबारा से बढ़ा देते हैं। तो ये L है, ये L1 है, इन दोनों को आपस में कपलिंग करते हैं। कपलिंग करने का मतलब कि दोनों के आपस में फ्लक्स जो है लिंक कर देते हैं। एक का फ्लक्स जब बढ़ेगा दूसरा का भी बढ़ेगा। ये आपका आउटपुट L2 है, इनकी भी कपलिंग आपस में। ये वोल्टेज है, सॉरी यहाँ पे बैटरी लगाई हमने एक, जो कि फॉरवर्ड बायसिंग करेगी। तो यहाँ पे एक बैटरी बनानी चाहिए मुझे जो कि फॉरवर्ड बायसिंग करेगी। इसको हम बोलेंगे VBB। बेस की बैटरी है तो VBB बोलते हैं, इसको VCC बोल सकते हैं, रिवर्स बायसिंग करेगी। एक की है यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, NPN है, आपको पता चल ही रहा है, ठीक है। ऐसा सर्किट होता है इसका, इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। ठीक है, तो उसमें हम ऐसी कपलिंग करते हैं आपस में कि अगर हम L की फ्लक्स बढ़ाएंगे तो ये जो है फिर उसका फ्लक्स भी बढ़ाएगा और अपनी जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसको इंक्रीज करेगा। अगर इसका फ्लक्स बढ़ेगा किसी तरीके से L का, इफ फ्लक्स ऑफ L इंक्रीजेस तो फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज होती है। इसकी ऑब्वियसली एमिटर बेस की। ऐसे हम वो करते हैं सेटिंग ऐसा हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नहीं क्लियर है ताकि आप समझ पाओ। अगर मैं की को क्लोज करूं तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग होगी, करंट फ्लो करेगा आपका। तो क्या होगा, IC बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। IC बढ़ेगा, अगर IC बढ़ेगा तो फ्लक्स ऑफ L1 इंक्रीज करेगा। अब फ्लक्स ऑफ L1 इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स ऑफ L भी इंक्रीज करेगा। फ्लक्स L इंक्रीज करेगा। अब L इंक्रीज करेगा तो आपने क्या करा है सेटिंग, किसकी फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज कर जाए, है ना। आपका एक्चुअली जब फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे करंट से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ऊपर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो फ्लक्स आपका जो फॉरवर्डिंग बायसिंग है वो बढ़ेगी।
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग विल इंक्रीज, फॉरवर्ड बायसिंग विल इंक्रीज। अब फॉरवर्ड बायसिंग जब इंक्रीज करेगी तो फिर क्या होगा, ये करंट बढ़ेगा आपका, आई बेस करंट बढ़ेगा तो फिर कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ा तो फिर ये और फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर और ज़्यादा सेम चीज़ होगी, तो ये फैक्टर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आपका आई बी बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा तो फिर ये फैक्टर रिपीट हो जाएंगे सारे। तो ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सैचुरेशन ना आ जाए। एक कंडीशन क्या आती है, IC जो है सैचुरेट हो जाएगा। प्रोसेस कंटिन्यूस टिल IC गेट सैचुरेटेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको इतना यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसा होगा। क्या बोल रहे चल पिछले स्लाइड दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि माइक बंद कर लो अपना जिसका भी है। जब ये बढ़ेगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन जब आ जाएगा तो अब ये बढ़ेगा नहीं, तो फ्लक्स क्या होंगे, फिर घटना शुरू हो जाएंगे। तो ये बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब IC सैचुरेट हो जाएगा अब क्या होगा, कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो ये फ्लक्स को अपोज, L1 का जो फ्लक्स बन रहा था या करंट बन रहा था उसको अपोज करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स विल डिक्रीज। सपोर्ट टू फॉरवर्ड बायसिंग जो था उसको कम कर दिया। So this implies that I emitter current will decrease, तो IC will decrease। फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा L1 का, phi of L1 decreases, L1 का डिक्रीज होगा तो L का भी डिक्रीज होगा, फिर और डिक्रीज होगा तो उससे फिर और डिस्चार्ज होगा ये। phi डिक्रीजेस, फिर कलेक्टर करंट, तो फिर ये साइकिल दोबारा चलेगा पूरा। तो ये दोबारा चलता रहेगा तो कैपेसिटर आपका पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। फिर वो उल्टा साइकिल चलेगा। कंडक्टर गेट डिस्चार्ज है ना। तो फिर अब क्या होगा, जो अपोज कर रहा था फॉरवर्ड बायसिंग को खत्म हो जाएगा दोबारा, तो फिर फॉरवर्ड बायसिंग होने लगेगी। फॉरवर्ड बायसिंग इज रिमूव्ड, तो फिर IE इंक्रीज करेगा, तो फिर वो पहला वाला साइकिल दोबारा चलेगा, IE इंक्रीज करेगा, उससे फिर IC इंक्रीज करेगा, फिर उससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर L1 का इंक्रीज करेगा, फिर L का इंक्रीज करेगा। तो बार बार जो आपका से चलता रहेगा, तो आपका जो करंट है वो बार बार घटता और बढ़ता रहेगा। करंट विल कीप ऑन ऑसिलेट। Keep on oscillate between maximum and zero value। मैक्सिमम तो दोनों साइड का मैक्सिमम है, पॉजिटिव का मैक्सिमम भी होगा, नेगेटिव का मैक्सिमम भी होगा और जीरो भी होगा। तो उसके बीच में करंट जो आपका ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। तो ये जो है ऑसिलेट करेगा और उसको हम बोलते हैं AC
दिस, इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट या ऑसिलेशन टैंक सर्किट, एंड ट्रांजिस्टर जो है ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पे जो यूज होता है आपका डीसी की वोल्टेज यूज होती है एक्चुअली। तो डीसी की वोल्टेज आप यूज कर रहे हो उसको एसी में कर रहे हो, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये डीसी इज कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रीक्वेंसी एसी। कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रीक्वेंसी एसी। तो जो डीसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे। उसके अलावा आपने पढ़ा था ये जो कॉमन एमिटर सर्किट होता है, यहाँ पे 180 का पाई डिफरेंस फेज डिफरेंस आता है। इन कॉमन एमिटर फेज चेंज इज 180 डिग्री इफ इन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, यानी कलेक्टर और जो एमिटर सर्किट है। और जब आप L1 और L की कपलिंग करते हो L1 एंड L फर्दर 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। फेज चेंज टेक प्लेस, तो टोटली ये सेम फेज में आ जाते हैं। सो आपका जो फेज है वो सेम फेज में आ जाता है, एंड वी गेट, इसको इनपुट की तरह यूज करते हैं, फेड करते हैं टू एलसी ऑसिलेशन। This implies we get undamped oscillation. Of frequency equal to 1/2 root LC। ठीक है, तो बस ये है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, वैसे 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो ब्रेक की बात करें अभी करें, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इसके सेमीकंडक्टर के हैं 3-4 पॉइंट, बताओ अभी करना है या बाद में करना है? ब्रेक के बाद कर देते हैं। ब्रेक क्या करें? चलो ठीक है, तो कितनी देर का ब्रेक लेना है सर? अगर छोटा तो अभी भी कर सकते हैं वैसे। ये भी ठीक है, तो कर लें, मैंने हो सकता कर लेते हैं सर। 10 मिनट लग सकते हैं, देख लो। कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो स्विच के 2 क्वेश्चन है मेरे पास और ऑसिलेटर के 2 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। सब थ्योरेटिकल टाइप के हैं सर। एडवांटेज डिसएडवांटेज हाँ वो भी लिख लेंगे, तो फिर सेमीकंडक्टर की लिख दें। एडवांटेज क्या है सेमीकंडक्टर की? सस्ते होते हैं बहुत ज़्यादा, ये आप लोगों ने भी यूज़ किए होंगे कई बार, तो जिन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह अब तो आप कम बनते हैं इस बार आपके उसके चक्कर में, कोरोना के चक्कर में। लेकिन जब प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग बनाते थे तो काफ़ी सस्ते मिलते हैं। आप अगर देखो ना सेमीकंडक्टर वगैरह तो लाखपत प्राइस मार्केट से लाख 1-1 रुपये के 2 रुपये की पीसेस छोटे छोटे आते हैं, तो काफ़ी चीप हैं, सस्ते हैं और बहुत स्मॉल इन साइज हैं, स्मॉल इन साइज एंड वेट। पहले वैक्यूम ट्यूब यूज हुई उसके कंपैरिजन में। पहले के जो कंप्यूटर होते थे उनके सीपीयू बहुत भारी होते थे, टीवी जो होते थे उनके बहुत भारी भारी होते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर अब जो टीवी आते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो उनमें सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। पहले वाले जो वैक्यूम ट्यूब आते थे उसको काफ़ी गर्म करना पड़ता था, इनको गर्म नहीं करना पड़ता, सीधा यूज होते हैं। No preheating required, so electric power is saved. वैक्यूम ट्यूब काफी गर्म हो जाती थी जब उनको यूज करते थे, ये हीट नहीं होते, कम होते हैं मतलब हीट।
So no cooling arrangement is required. पहले जो कंप्यूटर होते थे उनको एसी रूम में ही रखना जरूरी होता था, नहीं तो कंप्यूटर बंद हो जाते थे। सर पहले ऐसा होता था? और क्या, हम लोग जाते थे गेम खेलने के लिए, मैंने कहा गेम खेलेंगे आज कंप्यूटर में, स्कूल में जब क्लास होती थी और कंप्यूटर ही चालू नहीं होता था कई देर तक, इस चक्कर में गर्म हो गया कंप्यूटर। पिछली क्लास में गेम खेला था, अब कंप्यूटर गर्म हो गया, बंद हो गया। जो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं आपके लाइफ ज़्यादा होती है। पहले बड़ा होता है, उसको बड़ा मतलब डिफिकल्ट होता था। आप देखना पुरानी फोटोज। सर अब तो वैसे उसके अंदर ही कूलिंग डिवाइस लगे होते हैं। वो तो यार इसलिए तो तुम हैवी गेम डालते हो उसमें, वो सब करते हो। तो नॉर्मल गेम खेलने के लिए भी गर्म आ जाता है, नॉर्मल सब कुछ काम करते थे। तो ठीक है, यस चीपर है, लो पावर रिक्वायरमेंट है। उसके फायदे हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सेंसिटिव टेम्परेचर चेंज है, अगर कहीं से टेम्परेचर चेंज हुआ तो सेंसिटिव है काफी। नॉइज लेवल हाई है, कांट हैंडल मोर पावर। तो जब ज्यादा पावर की बात होती है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कम वोल्टेज वाली जो इंजीनियरिंग होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, जो ज्यादा वोल्टेज पे होती है उसको इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। तो ये कम वोल्टेज वाली चीजें हैं। डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। सर इतने से फर्क से दो ब्रांच बन गई। आइडेंटिकल कॉपी, मैंने कई सारी चीजें हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह आपके हैं तो ये हैवी हैं सारे, और ये सब चीजें लो हैं, तो उससे फर्क है। कंप्यूटर जहाँ पे बात आती है छोटे सर्किट आपके, वहाँ पे सारी ये चीजें रहती हैं। कई सारी हैं, अगर सर्किट पढ़ोगे तो शुरू हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक, अब इसके आगे है पूरा कि कितने सारे वो है। ठीक है, प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज की जो है, आइडेंटिकल बनाना डिफिकल्ट है। तो जैसे मैंने काफ़ी वो चाहिए होती है इसके लिए, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस चाहिए होते हैं। इनफैक्ट कोई ये बता रहा था मुझे कि जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे अगर कोई ट्रक भी चल रहा है 1 किलोमीटर दूर, उसकी आवाज़ से भी अगर डिस्टर्बेंस हो गई तो वो खराब हो जाता है। तो बिल्कुल बंद उसमें बनाना पड़ता है, कंडीशन कंट्रोल कंडीशन। एक्सपेरिमेंट करने बड़ा डिफिकल्ट होता है। इंडिया में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत जहाँ लेबोरेटरी बनी हुई है इनकी, बहुत अच्छे से बनी हुई है। ठीक है, तो इनके डिसएडवांटेज है। अब जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, छोटे छोटे से क्वेश्चन वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। क्या लास्ट, क्या बोल रहे हो? लास्ट स्लाइड देखनी है? इससे पीछे वाली है, ये वाली? इससे पीछे वाली। इससे पीछे वाली। ओके सर। क्वेश्चन है, हाउ इज ऑन ट्रांजिस्टर, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायस्ड टू बी इन एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट हमने पढ़ा था, बीच वाली जो स्टेट होती है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली में क्या करते हैं हम लोग, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस
और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस। ये मतलब इसका बस एक्टिव स्टेट मतलब आपको क्लियर होनी चाहिए एक्टिव स्टेट कौन सी होती है। सर ये तो काफी बार कर चुके हैं। हाँ लेकिन हमें एक्टिव स्टेट पता होनी चाहिए ना होती कौन सी, मतलब अगर आपको आइडिया ना हो कि एक्टिव वाली कौन सी होती है फिर कंफ्यूजन होगा ना। जैसे अब इसने ये पूछा व्हाट कंडीशन, मैंने आपको स्विच वाला पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है, कौन सी स्टेट कौन सी है। ट्रांजिस्टर वर्क एज एन ओपन स्विच यानी ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन कब आई थी आपकी? व्हेन बोथ क्या बोलो क्या बोल रहे हो? और रिवर्स बायस। सर कट ऑफ रीजन में आई थी ना। हाँ तो दोनों को रिवर्स बायस कर देंगे। रिवर्स बायस होता है वहाँ पे ये कट ऑफ रीजन आपको कट ऑफ रीजन कौन सा था? ये वाला था। तो यहाँ वोल्टेज कम थी तो दोनों ही मैंने ये तो रिवर्स बायस हो गया आपका इनपुट वाला और आउटपुट तो है रिवर्स, तो दोनों ही रिवर्स बायस हो गए थे इसलिए कट ऑफ रीजन आ जाएगा आपका। तो जब दोनों जंक्शन आपके रिवर्स बायस होंगे उस केस में वी कैन से व्हेन बोथ आर रिवर्स बायस्ड इट विल वर्क एज अ ओपन स्विच। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये है ऑसिलेटर से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? When a transistor used as an oscillator why is it necessary to feed back energy to LC circuit? ठीक है, तो ये एलसी सर्किट में क्यों हम फीडबैक देते हैं इसमें? रीजन ये है इसका टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेसिस्टेंस। अगर मेरा रेजिस्टेंस ना हो वहाँ पे तो आइडियल सर्किट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है इसलिए आपको थोड़ा सा लॉस होता है और इसलिए आपको फिर देना पड़ता है। And hence to produce undamped oscillation. ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो है लॉजिक गेट है उसको ब्रेक के बाद करते हैं। 6:30 बजे मिलते हैं मेरे ख्याल से, 6:05 हो गए। ठीक है, तो 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू। यस सर। चलिए सर यस बोलिए। सर कल क्वेश्चन पूछा एक कैपेसिटर वाला। अरे यार आपने भेजा था वो, मैं जवाब यस नहीं सर। मैं वो चेक कर लूंगा। कैलकुलेशन हो सकता है कुछ गलत हो उसमें या आंसर गलत हो। ओके सर। चेक सर बता देना सर एक बार, ठीक है, मतलब गलत है सही है। ठीक है, चलिए तो 6:30 बजे मिलते हैं बाकी लोग।